पोटेंशियल, ठीक है। और कल हो सकता है ब्रिजस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज का थोड़ा सा आपको और है ना एक बार रिवाइज करवा के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे थर्ड चैप्टर के। फिर थर्ड चैप्टर सीधे आएंगे, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। उसके बाद हम सीधे आएंगे चैप्टर नंबर 8 पर। 5 o'clock वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोल रहा हूं चैप्टर नंबर 8 पर आएंगे। चैप्टर नंबर 8 के बाद चैप्टर नंबर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, इस तरह से रिवीजन करेंगे। फिर जो बीच में चैप्टर छूट गया ना 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7 और इधर 9th, इनको उसके बाद रिवाइज करेंगे। रिवीजन 5 o'clock में हर चैप्टर का होगा, बट पहले ये जो बता रहा हूँ ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, इस तरह से चलेंगे। इससे सभी के लिए ठीक रहेगा, है ना। और 2 o'clock वालों का इस तरह से ये रिमेनिंग टॉपिक्स ही बताया, रिमेनिंग चैप्टर्स ही बताया मैंने, तो 5 o'clock वालों को फायदा ये होगा कि थोड़ा डिटेल में रिवीजन हो जाएगा, ये एक फायदा अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो चैप्टर नंबर 3 में आज का टॉपिक रहेगा पोटेंशियोमीटर। यस, क्या है 17, 18 पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है? तो जैसा नाम वैसा ही इसका काम। हमें नींद आ रही है तो ये हाथ हटा लो पहले, तो नींद आ भी सकती है थोड़ी देर बाद, ये लगा रहा तो आपका। हाँ, पोटेंशियोमीटर जैसा नाम वैसा काम। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की एक डिवाइस है, एक अरेंजमेंट है। और पोटेंशियोमीटर से पहले वोल्टमीटर भी एक डिवाइस है जिससे सेम काम होता है, सेम यूज आता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर भी यूज लेते हैं, बट पोटेंशियोमीटर बहुत फाइन, बहुत प्योर, बहुत करेक्ट वैल्यू बताता है, जबकि वोल्टमीटर कुछ एररफुल वैल्यू बताता है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पहले तो नीड क्या है पोटेंशियोमीटर की वो क्लियर कर लें, फिर हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके आपके सिलेबस में यूजेस क्या क्या है ना। तो अगर हम किसी वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर के अंदर एक कॉइल होती है और एक निडल होती है ना। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कॉइल सस्पेंडेड है और उस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो वो कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, और कॉइल के रोटेशन से उसके साथ जो पॉइंटर अटैच्ड होता है वो भी घूमता है, और हमें वोल्टमीटर में वो पॉइंटर ही दिखता है, ठीक है। ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, कम करंट होगा तो कम डिफ्लेक्शन आएगा। वोल्टमीटर बनता कैसे है? तो किसी गैल्वेनोमीटर की कॉइल के पैरेलल में सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो ये डिवाइस बन जाती है वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर की कॉइल के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से एक डिवाइस बनती है वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल कनेक्ट करते हैं। अगर एक रजिस्टर है आर और इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ये तो फॉर्मूले में दिख रहा है ना। प्रैक्टिकली पता लगाने के लिए ये लीजिए, अभी वोल्टमीटर मैंने कनेक्ट नहीं किया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आइडियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V इक्वल टू IR। I एक्चुअल करंट है, R एक्चुअल रेजिस्टेंस है इन ओम, तो V एक्चुअल वैल्यू होगी। बट वोल्ट मीटर हमें ये एक्चुअल वैल्यू कभी बताता ही नहीं है, कुछ एररफुल वैल्यू बताता है। कैसे? जैसे ही आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे, ये पूरी डिवाइस क्या है? वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर मैं हटा ही देता हूँ इसको, मैं कह देता हूँ वोल्ट मीटर। तो हमने वोल्ट मीटर को रजिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, और वोल्ट मीटर कब डिफ्लेक्शन देगा? जब वोल्ट मीटर में थोड़ा करंट आएगा। तो इस जंक्शन पॉइंट पर करंट कुछ डिवाइड हो जाता है, कुछ स्मॉल करंट IV वोल्ट मीटर की कॉइल से पास होता है। रिमेनिंग करंट मतलब I माइनस IV यहां से पास होगा। जो करंट I आ रहा था वो इस जंक्शन पॉइंट पर कुछ डिवाइड हो गया, बिकॉज वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, वोल्ट मीटर का। इसलिए वोल्ट मीटर में जो करंट पास होता है वो बहुत थोड़ा सा करंट होता है, बट होता तो है
बट होता तो है। तो V इक्वल टू आई आर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा। तो लेट अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V डैश, तो V डैश इक्वल टू क्या होगा, I माइनस आई वी इंटू आर, बिकॉज रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट पहले से थोड़ा कम है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी पहले से थोड़ा कम होगा, और वोल्टमीटर हमें इस पोटेंशियल डिफरेंस की इंफॉर्मेशन देगा। थोड़ा सा करंट इसने खुद ने ले लिया, अब यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू ये हमें बताएगा, तो थोड़ा एररफुल बताता है। कुछ लोग कहते हैं आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इंफिनिटी होता है, इसलिए कहते हैं आइडियल वोल्टमीटर होता ही नहीं है। अगर आइडियल वोल्टमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगा और वो सर्किट से नेग्लिजिबल करंट लेगा, जीरो करंट, और जब जीरो करंट लेगा तो सारा का सारा करंट इससे पास होगा, तब आपको आइडियल वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। बट आइडियली कुछ होता ही नहीं है, कुछ करंट तो लेगा ही लेगा ये, तभी इसका पॉइंटर घूमेगा, उस पर टॉर्क लगेगा इसलिए। तो वोल्ट मीटर में ये ड्रॉबैक है, आइडियल वैल्यू बता नहीं सकता। बट हमारे पास एक और अरेंजमेंट है, इसको मैं अरेंजमेंट कहूंगा, कोई डिवाइस नहीं है, ये पूरा एक अरेंजमेंट होता है। पोटेंशियोमीटर एक सर्किट होता है, पोटेंशियोमीटर, उसको यूज लेकर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आइडियली पता कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। उसका रीजन क्या है, पोटेंशियोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जीरो डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और जब हम पोटेंशियोमीटर यूज लेते हैं तो एक सर्किट बनाना पड़ता है, पोटेंशियोमीटर को यूज लेने के लिए एक सर्किट बनाना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको सर्किट के बारे में बताऊंगा। पोटेंशियोमीटर में 10 मीटर लॉन्ग वायर होता है ए से बी तक, कितना, 10 मीटर। अब आपको पता है ना 10 मीटर कितना होता है, इमेजिन कर सकते हो ना, 10 मीटर लॉन्ग वायर होता है। तो 10 मीटर लॉन्ग वायर होता है तो 10 मीटर को स्ट्रेट नहीं रखते हैं, उसको टर्न बाय टर्न इस तरह से घुमा घुमा कर एक वुडन बोर्ड पर फिट कर देते हैं। और अगर अगर इस पोटेंशियोमीटर वायर के 1 मीटर के हम 10 टर्न्स ले लें तो आ जाएगा 10 मीटर लॉन्ग वायर, है ना। तो इसी तरह से जो कंपनीज पोटेंशियोमीटर बनाती है वो एक वुडन बोर्ड पर 1 मीटर के सेगमेंट्स ले लेती है, 1 मीटर के बाद टर्न ले लेती है, तो 10 सेगमेंट्स होते हैं और वो होता है 10 मीटर लॉन्ग वायर। बट जब भी आपको एग्जाम में पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन दिखानी है, और ए बी अगर पोटेंशियोमीटर वायर है तो ए बी की लेंथ कितनी है, 10 मीटर, स्टैंडर्ड है। ओके, अब ए एंड बी एंड, इन दोनों एंड्स के बीच में क्या कनेक्ट करते हैं वो ध्यान से देख लें, और हर बार ऐसा ही कुछ होगा। ये तीन चीजें आपको दिखाई देनी चाहिए, कौन क्या है सुन लें। इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट की बैटरी ईपी, प्राइमरी सर्किट के लिए बैटरी ईपी। वन वे की रियोस्टेट, रियोस्टेट होता है एक तरह से करंट को कंट्रोल करने के लिए। रियोस्टेट में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल करता है। ओके, अगर वन वे की लगी हुई है, सर्किट में करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, पूछ रहा हूं, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से यस। बिल्कुल सही बात है। हमें थर्ड चैप्टर में एक बात पता है, R इक्वल टू एल, किसी भी मेटल के वायर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ए से लेकर बी तक जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो 10 मीटर लॉन्ग है, तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा उसका, है ना, सही बात है। तो अगर हम मान लें पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस R है, सर्किट में कभी कुछ करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, तो इस पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर, ये है टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। अगर हम ए से बी तक की लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर दें, कैपिटल एल 10 मीटर, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द वायर is defined as x, is represented by the symbol x, and x is called है ना, पोटेंशियल
ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, potential drop per unit length. The potential drop, the potential gradient of potentiometer wire is defined by potential drop per unit length of the potentiometer wire. इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एक छोटी सी बात, सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये, पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या होगी? जल्दी बोल दो। वोल्ट पर मीटर। एसआई सिस्टम में लेंथ, एसआई सिस्टम में आप जो लेंथ की यूनिट लेते हैं तो वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में एक जनरल क्वेश्चन, एग्जामिनर को जब कुछ क्वेश्चन याद नहीं आता है तो वो यही पूछ लेता है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है ना? व्हाट डू यू नो अबाउट पोटेंशियल ग्रेडियंट, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना? पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे चेंज हो सकता है? सर्किट में करंट ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा होगा। रीजन, लेंथ फिक्स है पोटेंशियोमीटर वायर की, इसलिए पोटेंशियोमीटर वायर का टोटल रेजिस्टेंस फिक्स है। तो करंट पर डिपेंड करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाँ या ना? अगर आप आर का फॉर्मूला एक्सपेंडेड लिख दें तो रो एल अपॉन ए, तो पोटेंशियोमीटर वायर जिस मटेरियल का बना हुआ है, इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, रूम के टेम्परेचर के बराबर रहता है। लेंथ फिक्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है। आपको कहते भी हैं जब एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो मेटेलिक रॉड जॉकी होती है उसको बहुत प्रेस कर कर उस पर स्वैप नहीं करें, वो ज्यादा प्रेस करते हैं तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो सकता है। तो हम रो एल ए को चेंज नहीं कर सकते, तो कैपिटल आर को हम चेंज नहीं कर सकते, बट वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपके कंट्रोल में है। ये सिस्टम जो है रियोस्टेट करंट को कम या ज्यादा कर सकता है, तो हम एक्स को चेंज कर सकते हैं। और पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके कंट्रोल में होता है? करंट के कंट्रोल। करंट हमारे कंट्रोल में होता है रियोस्टेट से। ओके, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पहली बात। अब हम दो बातें कर चुके हैं। पहला, पोटेंशियोमीटर का काम क्या है? क्या काम है? टू मेजर, आइडियली टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। आइडियली वोल्टमीटर भी यही काम करता है बट आइडियली नहीं करता है। तो पोटेंशियोमीटर का काम क्या है? दूसरा मैंने बताया था, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, बताया था, उसको भी समझेंगे अभी। हाँ, एक चीज हमने समझ ली, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये जीरो डिफ्लेक्शन पर कैसे काम करता है उसकी बात करते हैं ना। ओके, तो अगर हमें किसी रजिस्टर पर आइडियली पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, देखिए यहाँ पर एक सर्किट मैं बना देता हूँ। एक रजिस्टर है कैपिटल आर और एक सेल, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? कोई I1 करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर, कुछ तो माने यहाँ पर इसका वोल्टेज होगा कुछ V1। हमें आर रजिस्टर पर पोटेंशियल ड्रॉप पता करना है आइडियली। वोल्टमीटर भी कर सकता है बट वो आइडियली पता नहीं करेगा। लेट ये पॉइंट है कुछ P और ये पॉइंट है Q, तो PQ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आइडियली पता करना है। हम किसको यूज ले सकते हैं? पोटेंशियोमीटर को यूज ले सकते हैं। अब कैसे लेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले ये जो A और ये जो B एंड है, AB एंड, ये है पोटेंशियोमीटर वायर के एंड्स, ठीक है? यहाँ पर इससे इसको कनेक्ट कर दें, A से P का कनेक्शन कर दिया मैंने, और Q एंड से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें। ये नई चीज बता रहा हूं मैं, 2 o'clock 5 o'clock में मे बी ये दो बार टॉपिक हो चुके हैं अलग अलग, बट ये नए तरीके से बता रहा हूं मैं। तो P और Q के बीच में जो रजिस्टर है उस पर पोटेंशियल ड्रॉप आइडियली पता करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज ले रहे हैं। तो यहाँ पर Q एंड से गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से एक मेटालिक रॉड होती है, जो कि मेटल की एक रॉड होती है जो आपके हाथ में होती है, उसको आप A से B तक या B से A तक बीच में कहीं भी कांटेक्ट में ला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कांटेक्ट में लाकर रखा हुआ है C पॉइंट। A से C तक की लेंथ लेट L है, कुछ तो होगी, टोटल लेंथ तो 10 मीटर है, कुछ तो होगी। 10 मीटर मतलब सेंटीमीटर में भी पता है आपको, 1000 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? B पॉइंट लोवेस्ट पोटेंशियल वाला पॉइंट है, A पॉइंट हाईएस्ट पोटेंशियल वाला पॉइंट है। देखो ना, बैटरी A एंड प्लस से कनेक्टेड है,
बी एंड नेगेटिव से कनेक्टेड है, सही बात। हाँ, हम एक और बात जानते हैं, करंट जो है वो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में काफी बच्चों को मालूम होगा, जिनको नहीं पता है वो भी सुन लें। गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर नहीं करता है, करंट को सेंस करता है। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी ब्रांच में करंट है या नहीं है, या किस डायरेक्शन में है, ये बातें बता देता है कौन, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की निडल दोनों तरफ डिफ्लेक्शन देती है, डायरेक्शन भी तो बताता है हमें। तो गैल्वेनोमीटर करंट को सेंस करने के लिए यूज आता है, करंट है या नहीं है और किस डायरेक्शन में है, इससे हमें पता लगता है। तो यहाँ मैं पॉइंटर दिखा देता हूँ, लेट 0 पर है अभी, है ना। अगर क्यू पॉइंट की बात करें तो क्यू पॉइंट देखो लो पोटेंशियल वाला पॉइंट है, पी पॉइंट हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट है, सही बात। क्यू पर पोटेंशियल की वैल्यू सी पर पोटेंशियल की वैल्यू अगर इक्वल हो, पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू पोटेंशियल एट पॉइंट सी जब बराबर होगा, तो गैल्वेनोमीटर हमें क्या दिखाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन। देखो आप, क्यू पॉइंट सी पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर है, तो हमारे हाथ में होता है सी पॉइंट। मेटेलिक रॉड जॉकी को आप जहां चाहे वहां कांटेक्ट में ला सकते हैं, ए से लेकर बी तक कहीं भी। अगर आप जॉकी को लेट मेटेलिक रॉड जॉकी को आपने यहां पर कहीं कांटेक्ट में ले आए, देख रहे हैं ना, थोड़ा ए के पास में कर दिया मैंने सी पॉइंट, देख रहे हैं आप। और अगर सी पर पोटेंशियल की वैल्यू क्यू से ज्यादा है, ऑब्वियसली होगी, सी पॉइंट ए के बहुत नियर है, तो सी पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब सी पर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्शन देगी, गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्शन देगी। करंट की डायरेक्शन सही की है मैंने, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, समझ रहे हैं। गैल्वेनोमीटर की निडल देखते रहते हैं हम, इस मेटेलिक रॉड जॉकी को इधर उधर घुमाकर गैल्वेनोमीटर की निडल ही देखते रहते हैं। जहां पर जीरो डिफ्लेक्शन मिल जाता है वहां हम रीडिंग नोट करते हैं। देखिए, एक तो ये बात बताइए, अगर आप अगर आप जॉकी को स्वैप करते करते थोड़ा दूर तक ले गए, अब आपने देखो सी पॉइंट कहां पहुंचा दिया, बी के बहुत बहुत क्लोज, बी के काफी नियर पहुंच गए। और अगर अब सी पर पोटेंशियल की वैल्यू क्यू से भी कम है, ये बैटरी बहुत ज्यादा पोटेंशियल की होती है, अगर ये 20 वोल्ट की है तो यहाँ -10 वोल्ट, यहाँ +10 वोल्ट। ये छोटा सा सेल है, लेट मान लो 2 वोल्ट का है, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू कुछ होगी, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव है, समझ रहे हैं। तो मान लिया अगर ये कंडीशन है, आप जॉकी को स्वैप करते करते बहुत ज्यादा क्लोज ले गए बी के, तो ये कंडीशन भी आ सकती है। अगर आई तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्यू से सी की तरफ करंट फ्लो होगा, और गैल्वेनोमीटर हमें उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। पहली बात तो डिफ्लेक्शन आएगा, और दूसरी बात अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो इस तरह से आप चेक करेंगे, ए और बी के बीच में ऐसे पॉइंट का पता लगाएंगे जहां पर जॉकी को रखने से गैल्वेनोमीटर क्या दिखाए, नो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन। जो मैं कह रहा था ना, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। तो 10th वाले बच्चे भी जानते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वायर में करंट फ्लो होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जब नहीं होता है, नहीं है ना, तो वायर में करंट फ्लो नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर हमें बता भी देता है, ठीक है। तो जब हमें ऐसे पॉइंट का पता लग जाए तो हम ए पॉइंट से उस सी पॉइंट तक का डिस्टेंस पता कर लेते हैं। पोटेंशियोमीटर में एक स्केल लगा होता है, उस स्केल की हेल्प से हम ए से सी तक का डिस्टेंस आराम से पता कर लेते हैं, इन सेंटीमीटर और इन मीटर पता कर लिया। अब अगर मैं कहूं ए से सी तक का जो सेगमेंट है ऑफ लेंथ एल, इस पर पोटेंशियल ड्रॉप है V, तो V इक्वल टू क्या होगा, x इंटू एल। ये x क्या है ना, वोल्ट अपॉन मीटर में x क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इन वोल्ट अपॉन मीटर, और लेंथ किस में होगी, ऐसा ही सिस्टम है मीटर में। तो आपको x इंटू एल क्या मिलेगा,
वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। अब ध्यान दें, ए पॉइंट सी पॉइंट के एग्जैक्टली पैरेलल में है आर, कैपिटल आर, सही है। तो कैपिटल आर पर भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना ए सी के बीच में है। हो गया ना काम। तो दो कॉन्सेप्ट काम में आए, एक तो पोटेंशियोमीटर का ये प्रिंसिपल, दूसरा पुराना वाला पैरेलल में वी सेम होता है। सब जानते हैं पैरेलल में कौन सेम होता है, वी सेम होता है। और एसी सेगमेंट, एल लेंथ का जो एसी सेगमेंट है उसके एग्जैक्टली पैरेलल में है पी क्यू के बीच में कैपिटल आर। तो कैपिटल आर पर पोटेंशियल ड्रॉप पता लग जाएगा। क्या पोटेंशियोमीटर ने नीचे वाले सर्किट से करंट लिया? नहीं। इस ब्रांच में करंट है क्या? नहीं है, तो इधर भी नहीं होगा, साइकिल कंप्लीट नहीं है ना। तो ना यहाँ करंट होगा ना यहाँ करंट होगा। इसका मतलब कैपिटल आर से पहले जितना करंट पास हो रहा था बाद में भी उतना ही हो रहा है। जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है तो रेजिस्टेंस में उतना ही करंट फ्लो हो रहा है जितना कनेक्शन से पहले था। लिया ही नहीं इसने करंट। वोल्टमीटर जब कनेक्ट करते हैं तो वो थोड़ा करंट ड्रॉ कर लेता है। अभी सर्किट कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, इसलिए कैपिटल आर पर पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा इस फॉर्मूले से। बट आपको पहले से क्या पता होना चाहिए? एक्स। एक्स मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले ही पता कर लेते हैं, उसके अलग मेथड है। पोटेंशियल ग्रेडियंट पता करके रख लेते हैं इन वोल्ट अपॉन मीटर। बस अब तो एसी पता करना है और क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आइडियली, है ना। तो ये मैंने एक बताया आपको। अब आपके टॉपिक जो सिलेबस में आपके टॉपिक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में एक तो है किसी प्राइमरी सेल का ईएमएफ कैसे पता करते हैं, एक टॉपिक देखेंगे। किसी तो नहीं गए, दो अगर प्राइमरी सेल हैं तो उनके ईएमएफ्स को कंपेयर कैसे करते हैं, सेकंड ये हम करेंगे। देन हम प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता लगाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने वो सेल वाला वीडियो आपको बहुत पहले सेंड कर दिया था और काफी बच्चों ने, शायद आधे स्टूडेंट ने उसको देखा भी है, कुछ लोग पहले से ही जानते हैं सेल के बारे में। ओके, तो बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ प्राइमरी सेल। उससे पहले आपको मोबाइल देना, किसी से डेफिनेशन पूछते हैं ईएमएफ की, कोई है? यस अर्पिता, डिफाइंड ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल। भाई आप बोलेंगे तो ये 25 स्टूडेंट भी सुन लेंगे उधर, यहाँ पर मैं सुना दूंगा जो आप कहोगे वो। डिफाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिटवीन, ईएमएफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बिल्कुल सही कहा आपने। उसकी डेफिनेशन, ईएमएफ ऑफ अ प्राइमरी सेल, देन टर्मिनल वोल्टेज आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। हाँ भी जल्दी बताओ, चीटिंग नहीं करनी है ना। तो इतनी आसान है कि बताना ही नहीं चाह रहे शायद, जल्दी बताइए, वेट कर रहे हैं सभी। डिफाइंड ईएमएफ, तो ऑनलाइन तो आवाज नहीं आई अभी तक, थोड़ा बहुत बोले थे बट नहीं बोल रहे। ऑफलाइन पूछते हैं, है ना। यस यश, ऑफलाइन वाले यश है ना, ऑनलाइन वाले टेंशन नहीं लें अभी। ईएमएफ ऑफ सेल, देखो ए से लेके वाई तक आ गया मैं अल्फाबेट में। ईएमएफ ऑफ सेल, हम तो आज बहुत है ना स्पेशल काम करने वाले हैं। हम पोटेंशियोमीटर को यूज लेकर सेल का ईएमएफ पता लगाने वाले हैं। अब जिसका पता लगाने वाले हैं उसका हमें होना तो चाहिए ना, डेफिनेशन क्या है उसका, कुछ इंट्रो तो होना चाहिए। ये रहने दो, घर पे खूब घुमाना इनको। हाँ भाई कौन बताएगा, आप बताइए। ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, अब तो जसप्रीत ही बताएंगे, बताइए। ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, when no current is drawn from the cell, the maximum potential difference between the terminals of cell when no current drawn from the cell। कुछ बच्चों को याद आ गया होगा,
सबको पता है, मेरे साथ 50-60% को तो बहुत अच्छे से पता है। कुछ जो थोड़ा सा है ना अलबेलापन दिखाते हैं ना, कर लेंगे, हो जाएगा, जब एक साथ बाढ़ आएगी ना तब कुछ नहीं होगा, हाथ पांव फूल जाएंगे फिर। हाँ, तो धीरे धीरे पढ़ोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। ओके, तो ये जो डेफिनेशन मैंने बोली है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब हम सेल से इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ नहीं करते हैं, तो सेल के दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं जो हमको बाहर से दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रोड्स तो अंदर डिप्ड होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, टर्मिनल्स हमें बाहर दिखाई देते हैं जहां से कनेक्शन हम करते हैं बाहर एक्सटर्नल सर्किट का। तो उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट ड्रॉ ही नहीं कर रहे हम सेल से, और जब करंट ड्रॉ करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज। जब आप सेल से करंट ड्रॉ करते हैं तो अंदर है ना पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मोशन करते हैं, और मोशन करते हैं तो उनके बीच में कोलिजन होता है, और कोलिजन होता है तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप अंदर ही हो जाता है ना। तो अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर सेल में आई करंट फ्लो हो रहा है, बाहर अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ, तो ईएमएफ में से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप पहले से हो जाता है सेल के अंदर। अब जो रिमेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है वो होता है टर्मिनल वोल्टेज, और एक्चुअल में हमें वही मिलता है, टर्मिनल वोल्टेज। तो ये है ईएमएफ। और जब करंट की वैल्यू 0 हो, जब आप सेल से करंट ड्रॉ ही नहीं कर रहे हैं, तो ये टर्म होती नहीं है उस समय, और उस समय आपको टर्मिनल के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है और उसको कहते हैं ईएमएफ। ठीक है, तो अभी हम इस सर्किट से, पोटेंशियोमीटर क्या है, ए से लेकर बी तक जो 10 मीटर लॉन्ग वायर है यही हमारे लिए पोटेंशियोमीटर है। और ये ए से लेकर बी तक 10 मीटर वायर कैसे होता है, 1 मीटर के 10 सेगमेंट्स होते हैं एक वुडन बोर्ड पर, टर्न बाय टर्न। ठीक है, तो ये ए से लेकर बी तक जो वायर दिख रहा है ये है पोटेंशियोमीटर वायर, और यही पोटेंशियोमीटर है। ए एंड बी एंड के बीच में एक प्राइमरी सर्किट की बैटरी है, एक वन वे की है, एक रियोस्टेट है करंट को कम या ज्यादा करने के लिए, एक्स को चेंज करने के लिए, ये सब सिस्टम है। और इसे हम कहते हैं प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। दिख रहा है ना आपको, याद रह जाएगा, प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब इस प्राइमरी सर्किट को यूज लेकर हम किसी सेल का ईएमएफ पता करेंगे। कैसे, मान लेते हैं एक सेल है ऑफ ईएमएफ एप्सिलॉन, तो यहाँ पर इस सेल को कैसे कनेक्ट करते हैं, देखिए ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, और ये एप्सिलॉन ईएमएफ का एक सेल है। तो पॉजिटिव एंड को कहाँ कनेक्ट किया, पॉजिटिव से, ए एंड पॉजिटिव एंड ही है, कहां से कनेक्टेड है ना, हाई वोल्टेज वाला। तो सेल के हाई वोल्टेज वाले एंड को ए से कनेक्ट किया। अब नेगेटिव टर्मिनल को कहां से कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है उसको मेटालिक रॉड जॉकी से कनेक्ट करते हैं, पहले की तरह जो अभी सर्किट दिखा रहा था। अब वही काम, एक ही काम करते हैं, ए से बी के बीच में उस सी पॉइंट का पता लगाते हैं जिसके कॉरस्पॉन्ड, जहां पर जॉकी टच करते ही गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन ही दिखाए। सी के लेफ्ट या राइट में अगर टच करोगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, अपोजिट डिफ्लेक्शन दिखाएगा, बट सी के कॉरस्पॉन्ड गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर जितना पोटेंशियल है उतना ही सी पर पोटेंशियल है, इसलिए इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर सी को अगर जॉकी को आप थोड़ा सा राइट साइड की तरफ ले जाएं तो वो लो पोटेंशियल वाले एंड्स मिलेंगे, और ज्यादा लो पोटेंशियल, तब करंट फ्लो होगा, यहां से इधर जाएगा, इसका पोटेंशियल तो फिक्स है। और अगर आप जॉकी को सी के लेफ्ट साइड में ले आए तो सी के लेफ्ट साइड में कंपैरेटिवली हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट्स मिलेंगे, तब करंट यहां से इधर फ्लो होगा, बट सी पर नो करंट, जीरो डिफ्लेक्शन। अगर सी से लेकर ए तक की लेंथ पता है तो ईएमएफ क्या होगा, सेल का ईएमएफ क्या होगा, देख रहे हैं ना, कैसे पता लगा, बिकॉज ये सेल ए से सी के बीच में पैरेलल में कनेक्टेड है, ए पॉइंट सी पॉइंट के बीच में सेल पैरेलल में कनेक्टेड है, यहां पर करंट फ्लो हो नहीं रहा है। सेल से अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस
किसके इक्वल होता है? ईएमएफ के इक्वल होता है। अगर सेल से थोड़ा भी करंट फ्लो होने लग जाए तब आपको टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलता है? इतना मिलता है, जो कि ईएमएफ से कम है, बट करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात, गैल्वेनोमीटर ने बता दिया हमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो हम x इंटू एल को किसके इक्वल लिख रहे हैं? ईएमएफ के इक्वल लिख रहे हैं। हो गया ना काम? तो इस सर्किट से, ये जो सर्किट दिख रहा है, इस सर्किट में हम इस प्राइमरी सेल का ईएमएफ पता लगा लेते हैं। तो हमें क्या पता करना पड़ता है? बैलेंस लेंथ एल। इसको बैलेंस लेंथ कहते हैं क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्ड गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। दैट्स इट। तो और आप हमारे नोट्स में इस टॉपिक को देखेंगे तो मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्राम के बारे में कंस्ट्रक्शन का है। एक बार बता देता हूँ कंस्ट्रक्शन क्या है। एज शोन इन फिगर, a battery, a one-way key and a rheostat are connected in series between point, series में ही है ये तीनों एक दूसरे के, between point A and B as shown in figure, ठीक है। The positive end of the primary cell is connected at point A. Its negative end is connected at one end of galvanometer. The another end of galvanometer is connected with a metallic rod jockey. Full stop. फिर अब नंबर आता है वर्किंग का। वर्किंग में हम कहते हैं एट फर्स्ट वी पुट ऑन द वन वे की K to flow a constant current I in the primary circuit of potentiometer. कांस्टेंट करंट को कांस्टेंट करते ही x फिक्स हो जाता है। प्राइमरी सर्किट के करंट को कांस्टेंट करते ही x फिक्स हो जाता है। सेकंड हम क्या कहते हैं? नाउ वी स्वैप जॉकी ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर AB. वी स्वैप जॉकी ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर AB टू फाइंड द नल पॉइंट C. नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट बोल सकते हैं। correspond to null point, galvanometer shows zero deflection. If the balance length is L, then the EMF of primary cell is given as, that's it. तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ये x इंटू एल तो A से C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसको हमने किसके इक्वल लिख दिया? सेल के EMF के। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। दैट्स इट। तो ये एक टॉपिक था। अब दूसरा वाला आपको बहुत इजी लगेगा, बड़ा है पर इजी लगेगा। उसमें क्या है? टू कंपेयर द EMFs ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। टू कंपेयर द EMFs ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, है ना। अगर दो प्राइमरी सेल है, और ये तो आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल भी है, तो आप ध्यान से वर्किंग सुनेंगे तो वही काम आपको एग्जाम में भी करना है। अगर एक सेल है ऑफ EMF एप्सिलॉन 1, दूसरा सेल है ऑफ EMF एप्सिलॉन 2। सेल भी आपके स्टैंडर्ड है, फिक्स है। स्कूल्स में आप किसी भी स्कूल में वही सेल आपको मिलेंगे। एक होगा लैक्रांशियल सेल, एक होगा डेनियल सेल। लैक्रांशियल सेल एक प्लास्टिक के पॉट में आपको मिलेगा, एक जार जैसा होगा, और उसका वोल्टेज 1.48 आइडियल वोल्टेज डिफरेंस होता है। एक मिलेगा डेनियल सेल। डेनियल सेल कॉपर के पॉट में होगा, कॉपर के जार में होगा, और उसका आइडियल केस में EMF 1.08 समथिंग या 1.1 वोल्ट समथिंग होता है। तो जब रेशो करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो 1.23 1.3 समथिंग कुछ आ जाता है। ओके, तो ये दो सेल हैं, इनके EMFs को कंपेयर करना है। तो आपको किसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए? सर्किट डायग्राम की। तो अब सेकंड टॉपिक के लिए सर्किट डायग्राम क्या होगा? देखो, प्राइमरी सर्किट को तो मैं बिल्कुल छेड़ ही नहीं रहा हूँ। प्राइमरी सर्किट हमेशा ऐसा का ऐसा काम आता है। पोटेंशियोमीटर को जब यूज लेते हैं तो ये सर्किट तो एक तरह से कंपलसरी है, चाहिए ही। अब यूज के अकॉर्डिंग सेकेंडरी सर्किट चेंज होता रहता है। अब हमारा यूज है कंपेयर करना है EMFs को, तो उसके लिए सर्किट कुछ इस तरह से है, प्लस माइनस प्लस माइनस। दिस इज फर्स्ट सेल ऑफ EMF एप्सिलॉन 1, सेकंड सेल ऑफ EMF एप्सिलॉन 2। दोनों ही सेल के हाई पोटेंशियल वाले एंड्स कहाँ कनेक्टेड हैं? A से। ये आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा है ना, कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एंड अभी भी A से है, पहले भी A से ही था, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। तो हाई पोटेंशियल वाले एंड्स कहाँ से जाकर जोड़ देते हैं? A से। और जो नेगेटिव पोटेंशियल वाले एंड्स हैं उसको एक टू वे की के X Z टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। अब ये टू वे की क्या होती है, तो समझे टू वे की के बारे में। इसमें मेटेलिक ब्लॉक्स होते हैं, 3 मेटेलिक ब्लॉक्स,
और हर मेटेलिक ब्लॉक के बीच में, है ना, दो मेटेलिक ब्लॉक के बीच में खाली जगह होती है। ये खाली जगह दिख रही है ना, ओके। यहाँ पर एक स्क्रू होता है एक्स स्क्रू, यहाँ पर एक वाई स्क्रू और यहाँ पर जेड स्क्रू। तो दिस इज अ टू वे की। इस टू वे की में यहाँ पर जो मेटेलिक ब्लॉक्स है उसके बीच में खाली जगह है। यहाँ पर जब हम की इंसर्ट कर देते हैं, मेटल की एक थिक की इंसर्ट कर देते हैं, एक्स और वाई का कनेक्शन हो गया। वन वे की बात करें तो वन वे की में भी ऐसा ही होता है, बस ये थर्ड ब्लॉक नहीं होता है। दो ब्लॉक्स हैं, बीच में एक ही की होती है, एक ही ब्लैंक स्पेस होता है। टू वे की में 3 ब्लॉक्स हैं और टू गैप्स हैं। इन गैप्स के बीच में जब हम की इंसर्ट कर देते हैं तो दोनों ब्लॉक्स का कनेक्शन हो जाता है। तो ये टू वे की है। इस टू वे की के टर्मिनल्स हैं एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल एक्स से कनेक्टेड है, सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल वाई एंड से कनेक्टेड है, सॉरी जेड एंड से कनेक्टेड है ना। और जो मिड टर्मिनल है वाई, यहाँ पर मिड टर्मिनल वाई, उसको जॉकी सॉरी गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से जॉकी का कनेक्शन होता है। तो गैल्वेनोमीटर का एक एंड वाई से और दूसरा एंड मेटेलिक रॉड जॉकी से कनेक्टेड है। यहाँ पर L1 C1 लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे L1 की भी जरूरत पड़ेगी, L2 की भी जरूरत पड़ेगी। अगर सर्किट को हमने थोड़ा देख लिया है, यहाँ पर डॉटेड करके मैंने C2 लिख दिया है और A से C2 तक का डिस्टेंस मैं कह रहा हूं L2। तो ध्यान दें, जब हम x y के बीच में की इंसर्ट कर देते हैं, यहां देख रहे हैं आप, x और y के बीच में की इंसर्ट कर देते हैं, तो किसका किससे कनेक्शन हो जाता है, x और y का ये कंप्लीट कनेक्शन हो जाता है। हो गया कनेक्शन। ये नेगेटिव टर्मिनल वाला एंड कहां से कनेक्टेड हो गया, C1 से, C1 से। और आप वही पहले वाले टॉपिक में जो बता रहा था, A से लेकर B के बीच में इस मेटेलिक रॉड जॉकी को इधर उधर घुमाते हैं और गैल्वेनोमीटर को देखते रहते हैं। जब आपको गैल्वेनोमीटर की निडल एग्जैक्टली 0 पर दिख जाए, उस पॉइंट का A से डिस्टेंस पता कर लेते हैं और उसको नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। हो गया काम। इस L1 की हेल्प से आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट सेल का ईएमएफ, सही है ना। वन वे की तो यहाँ पर है और ये एक्स वाई जेड क्या है, टू वे की। तो सबसे पहला काम, एक्स और वाई के बीच में ओनली की इंसर्ट की, वाई और जेड के बीच में अभी इंसर्ट नहीं की है। और आपको L1 पता लगा, L1 की हेल्प से फर्स्ट सेल का ईएमएफ। अब आप सेकंड स्टेप में एक्स और वाई के बीच में से की हटा देंगे और उसको कहाँ इंसर्ट करेंगे, वाई और जेड के बीच में। जैसे ही आप वाई और जेड के बीच में इंसर्ट करेंगे, अब सेकंड सेल ऊपर वाले सर्किट से कनेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट सेल डिस्कनेक्ट। सही बात है। सेम प्रोसेस अब आप सेकंड सेल के लिए स्टार्ट कर देंगे, है ना, जॉकी को इधर उधर स्वैप करेंगे। अगर सेकंड सेल का ईएमएफ थोड़ा कम है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, बैलेंसिंग पॉइंट C2, है ना। अगर पोटेंशियल कम है तो नेगेटिव वैल्यू भी थोड़ी कम होगी, तो नेगेटिव वैल्यू थोड़ी कम मिलेगी C2 पर, L2 लेंथ L1 से थोड़ी कम मिलेगी। और सेकंड सेल का ईएमएफ आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, L1 L2, जब आप कंपेयर करेंगे ε1 अपॉन ε2 तो आपको फाइनली L1 अपॉन L2 ही तो मिलेगा, यूनिटलेस, दैट्स इट। तो ये वर्किंग एग्जाम में आपको यूज लेनी होती है, बट एग्जाम में आपको एक बार L1 L2 पता नहीं करने, 5 टाइम्स पता करना है मिनिमम, सीबीएसई हो या आरबीएसई हो, 5 टाइम। तो कैसे करते हैं, इस रियोस्टेट से करंट को चेंज करते हैं प्राइमरी सर्किट के, और जैसे ही करंट चेंज करते हैं कौन बदल जाता है, एक्स बदल जाता है ऑब्वियसली। एक्स के बदलते ही आपको L1 L2 नए मिलते हैं भाई, ε1 ε2 तो फिक्स है, एक्स के बदलते ही आपको L1 L2 नए मिलते हैं। और आप एग्जाम में प्रैक्टिकल में 5 टाइम्स ऐसा करते हैं, L1 L2 के 5 सेट्स पता करते हैं और 5 टाइम ε1 अपॉन ε2 पता करते हैं, और वो ऑलमोस्ट एक जैसा आना चाहिए, ठीक है ना। खैर थ्योरी की बात करें तो आपको सर्किट डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, वर्किंग इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। कंस्ट्रक्शन में प्राइमरी सर्किट तो वो का वही है, सेकेंडरी में आप देख रहे हैं दी पॉजिटिव एंड्स ऑफ दी टू सेल्स आर कनेक्टेड एट पॉइंट ए,
the negative terminals of the cells are connected at X and Z terminals of a two-way key. The one turn of galvanometer is connected at Y end of two-way key. Its another end is connected with metallic rod jockey. तो important बात थी gradient, potential gradient. पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? What is the principle of potentiometer? Zero deflection method. It works on the principle of zero deflection method. और वो जीरो डिफ्लेक्शन कहाँ देखते हैं हम? गैल्वेनोमीटर में. समझ रहे हैं? और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इसलिए हम ईएमएफ को एक्स एल के इक्वल पुट कर देते हैं. अब एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आ सकता है थ्योरी में. टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल. तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है पूछते हैं किसी से. दिखाना भाई नाम. दिव्या कौन है? दिव्या जीडी में है क्या? यस नेहा आप बताइए. डिफाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल. क्वेश्चन वैसे कोई बहुत पूछने लायक नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा है, बट बाकी बच्चों को भी आवाज पहुंचे इसलिए आपकी. बताइए डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल. देखो अब क्वेश्चन पूछने के चक्कर में मैंने प्राइमरी सर्किट मिटा दिया. डिफाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल. Sir, opposition to the flow of current by the batteries. मैं सेल का पूछ रहा हूं, आप बैटरी का कह रहे हैं. और डिफाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल. तो हम कहते हैं सेल के अंदर क्या होता है, उसका सॉल्यूशन. उस सॉल्यूशन को टेक्निकली क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट. तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल इज कॉल्ड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. बैटरी जो होती है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. अगर आपने कभी बैटरी देखी है ना, बैटरी, तो बैटरी में छोटे छोटे से एक तरह से चैम्बर्स बने होते हैं. वो हर चैम्बर अपने आप में एक सेल होता है और सेल्स के कॉम्बिनेशन से बैटरी बनती है. हम एक सेल की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इट्स इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स इट, है ना. और बैटरी के लिए भी सेम होगा. अगर बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी यही होगा. ओके. हमें किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पता है कि रिप्रेजेंटेशन कहाँ होता है. इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो अंदर है बट उसको दिखाते बाहर है. गलत बात है ये. होता तो अंदर है बट दिखाते बाहर. तो उस गलत बात को थोड़ा सही करने के लिए एक डॉटेड बॉक्स ऐसा बना देते हैं. और उसको बनाने का बस यही रीजन है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये सेल एक ही है. मतलब सेल के अंदर ही होता है. ये दोनों मिलाकर, ये और ये दोनों मिलाकर एक सेल है. यहाँ पर दिखाते हैं ईएमएफ. अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इन दोनों एंड के बीच में हमें क्या मिलता है? टर्मिनल वोल्टेज यही मिलता है. ये तो अंदर होता है. ठीक है. तो हमें किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर पता करना हो, और वो भी किसको यूज लेकर? पोटेंशियोमीटर को यूज लेकर. तो सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट डायग्राम देखें और मेथड को समझें. मेथड वर्किंग क्या होगी. सबसे पहली बात प्लस माइनस. चलिए बैटरी ही बना देते हैं. प्लस माइनस ये है प्राइमरी सर्किट के लिए बैटरी. वन वे की के रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं RH. और ये है फर्स्ट एंड ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर और ये नेक्स्ट बी एंड ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. ओके. यहाँ पर उस सेल को मैं कनेक्ट कर देता हूं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है. ठीक है. एक ही सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है. ये टॉपिक थ्योरी में भी है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी है. ओके. अब इस सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से जो भी रेजिस्टेंस हम अप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू हमें पता होती है, लिखी हुई होती है. तो कंपनीज जो रेजिस्टेंस बॉक्स बनाती है उसमें 1 ओम 2 ओम 3 ओम इस तरह से लिखा हुआ रहता है. ओके. यहाँ पर एक और की है
एक और की है के डैश। देखो के डैश को मैंने अभी ऑफ कंडीशन में रखा हुआ है, ऑफ कंडीशन में। और ये जो टर्मिनल है ये कहाँ से कनेक्टेड है? सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। इसका कनेक्शन हम कर देते हैं गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन होता है मेटेलिक रॉड जॉकी से। ए से C1 तक का डिस्टेंस L1। ये 1 क्यों लिख रहा हूं मैं? अभी मैंने के डैश की को ऑफ रखा हुआ है, तो इस नीचे वाले सर्किट का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जब हम के डैश की को ऑन करेंगे तब यहां पर करंट फ्लो होगा, बट अभी ऑफ है तो नीचे वाले सर्किट का कोई मतलब नहीं है। तो ये सर्किट फिर किसके जैसा है? सबसे पहला टॉपिक, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ प्राइमरी सेल, है ना। तो अभी हमें, जब हम के डैश की को ऑफ रखते हैं तो हमें बैलेंस लेंथ L1 की हेल्प से किसका पता लगता है? सेल के ईएमएफ का, x इंटू L1। तो x इंटू L1 क्या है? A से C तक पोटेंशियल ड्रॉप, और ये किसके पैरेलल में है? सेल A से C1 के बीच में है, पैरेलल में है। तो इस सेल का ईएमएफ क्या होगा? ठीक है। और C1 क्या है? नल पॉइंट। नल पॉइंट पता किया हमने, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा था, C1 पता लग गया, और C1 से A तक का डिस्टेंस L1 पता लग गया। L1 इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? ईएमएफ ऑफ दी सेल। अब हमने सेल को इस रेजिस्टेंस बॉक्स इन सब से कनेक्ट कर दिया, और वन वे की के डैश को ऑन कर दिया। जैसे ही के डैश को ऑन करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स के आर रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होने लग जाता है। लेट I1 या I डैश कह देते हैं, चलिए I डैश करंट फ्लो होने लग जाता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस आर रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? तो वो हम सब जानते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस, I डैश इनटू आर। ओके। एक और बात, इस सेल से करंट फ्लो हो रहा है क्या? हाँ या ना में जवाब दे रहा है। के डैश की को मैंने ऑन कर दिया है, सेल से करंट फ्लो हो रहा है क्या? हाँ या ना में जवाब देना है। सेल के साथ ये साइकिल पूरी है ना, तो आंसर है हाँ, हो रहा है। जब के डैश की को ऑफ कंडीशन में रखा हुआ था तब करंट फ्लो नहीं हो रहा था। C1 नल पॉइंट है, ना यहाँ करंट फ्लो हो रहा था ना यहाँ करंट फ्लो हो रहा था, सेल से करंट फ्लो नहीं हो रहा था। और जब सेल से करंट फ्लो नहीं होता है तब दोनों टर्मिनल के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विच इज कॉल्ड ईएमएफ। अब हम जैसे ही के डैश की को ऑन कर देते हैं तो सेल से कैपिटल आर रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक है। जब सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं, उस स्टेट में, उस कंडीशन में, इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। सही बात है। तो अब इन दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ नहीं है, ईएमएफ की जगह अब कौन है? टर्मिनल वोल्टेज। करंट ड्रॉ कर रहे हैं हम सेल से, इसलिए। तो अब आप इस मेटेलिक रॉड जॉकी से नया नल पॉइंट ढूंढेंगे, क्योंकि C1 के कॉरस्पॉन्ड तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगी, क्योंकि पहले वाला ईएमएफ तो बचा नहीं। अब इस ईएमएफ की जगह क्या आ गया? टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? x इंटू L2। अब ये L2 कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पर कहीं C2। तो A से C2 तक का डिस्टेंस L2, और L2 की वैल्यू 100% L1 से कम होगी। रीजन, टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम होता है, इसलिए। तो जब हम रेजिस्टेंस बॉक्स से आर रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, के डैश की को ऑन कर देते हैं, सेल से करंट फ्लो होने लग जाता है, और टर्मिनल्स के बीच में ईएमएफ की जगह टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है, तो आपको नया नल पॉइंट C2 मिलता है, नई बैलेंस लेंथ L2 मिलती है। हो गया काम। अब सेल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ईएमएफ इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस IR। सही बात है। ईएमएफ के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? XL1। टर्मिनल वोल्टेज के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? XL2। I के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? I के प्लेस पर V/R। थोड़ा बताइए, V/R। I के प्लेस पर ये I कौन सा होगा? एक्चुअल में यहाँ पर जो मैंने I लिखा था वो सेल से जो करंट आ रहा है ना, वही वाला करंट होगा। तो I के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? V/R। और इस V के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं?
एक्स L2, थोड़ा सा इसको इधर उधर घुमाएं तो मुझे लगता है x तो कॉमन आकर ही कैंसिल हो जाएगा, सही बात। और यहाँ पर होगा L1 माइनस L2 इक्वल टू L2 R अपॉन कैपिटल R, सही बात। तो ऐसा लग रहा है कि R इक्वल टू हो जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन L2 इनटू कैपिटल R, सही बात। तो जो RB है, RB को हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस बॉक्स। R की वैल्यू पता होती है, L1 L2 पोटेंशियोमीटर पर जो मीटर स्केल होती है उससे पता लग जाते हैं। तो L1 L2 R इस सेटअप से पता लग जाते हैं, तो स्मॉल r पता लग जाता है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल। तो कल हम एक तो थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज की भी कुछ बात कर लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। थैंक यू। ज्यादा टाइम हो गया क्या?